The Mac class is key to unlock the success Kalyan Prakamper. साथियों नमस्कार। आप लोग संधियों का अध्ययन कर रहे हो और अच्छा भी लग रहा है कि आप प्रतिदिन उसके साथ में जुड़ते हो, तो हमें भी अच्छा लगता है संधियों के साथ में अध्ययन करते हुए। आप ये संधियों पे आपने स्वर संधियाँ और व्यंजन संधियों को क्रमबद्ध अध्ययन किया और ढेर सारे उदाहरणों को आपने तय किया होगा, ऐसी हम अपेक्षा भी करते हैं। अगले वीडियो पे अब हम यहाँ से विसर्ग संधि की बात करते हैं। आज हम संधियों को विसर्ग संधि के बाद में अगले वीडियो पे हम समास की चर्चा करेंगे। देखो, विसर्ग संधि के लिए प्रारंभ पे हमने आपको बताया था कि विसर्ग कहते किसको हैं। किसी भी शब्द के अंत पे यदि ऐसे दो समानांतर बिंदु लगा दिए जाते तो इनको हम लोग विसर्ग बोलते हैं। विसर्ग का योग यदि किसी स्वर से हो जाए या व्यंजन से हो जाए तो होने वाला परिवर्तन विसर्ग संधि का नाम दे देता है। संस्कृत में तो इसके कई से सूत्र आते हैं। विसर्जनीय शशा ससुजुसो रू अतो रोर प्लुतात प्लुते, ऐसे कई सूत्र आएंगे। जब हम संस्कृत की क्लास में बताएंगे तो इनको भी आपको बताएंगे। लेकिन आपको यहाँ पे हिंदी पे केवल नाम एक देना, विसर्ग संधि। परिवर्तन आपको पहचानने हैं, किस तरीके से आप पहचानोगे। सबसे पहले तो पहला नियम आता कि पहले पद का अंत विसर्ग से हो जाए और इसका योग किसी भी स्वर से हो जाए या व्यंजन से हो जाए तो विसर्ग हमारी सा पे परिवर्तित हो जाती। अच्छा, आपने साथ तीन तरीके के पढ़े थे, आपको याद होगा। एक आपने दंतव्य शा पढ़ा था, एक आपने तालव्य शा पढ़ा था और एक आपने मूर्धन्य शा पढ़ा था। दंतव्य शा, तालव्य शा और मूर्धन्य शा, आपने सातों तीन ही पढ़े थे, दंतव्य, तालव्य और मूर्धन्य। आप ये नियम ये नहीं कहता, एक संस्कृत का एक नियम होता है विसर्जनीय शशा, कि विसर्ग का योग किसी भी स्वर या व्यंजन से हो जाए तो विसर्ग तीनों शा पे परिवर्तित होगा। अब हमारे सामने समस्या ये आती है कि हम कौन से शा में किसको परिवर्तित कर दें। इसके लिए भी आपको उदाहरण देखने, जैसे शब्द है निश्चय, मध्य पे शा बना हुआ। जैसे शब्द है हरिश्चंद्र, जैसे दूसरा शब्द है दुस्साहस, जैसे शब्द है दुष्ट। आप देखो मध्य पे हमें तीनों शा का प्रयोग मिला। ये तालव्य शा मिला, तालव्य शा मिला, दंतव्य शा मिला, मूर्धन्य शा मिला। हमारे सामने ये तो तय है कि अगर हम इसका विच्छेद करेंगे तो विच्छेद तो हम कर देंगे। हमने किया निधन चय, हरिधन चंद्र, बहुत आसानी से हो रहा। विच्छेद बहुत आसान से होता। दूधन साहस, दूधन टा। लेकिन हम ये कैसे तय करें कि मध्य पे हम शा कौन सा लाएं। एक आप मध्य मोटी सी पहचान बनाओ कि यदि विसर्ग का योग जिस वर्ण, आपने उच्चारण स्थान पढ़े थे, जिस उच्चारण स्थान के वर्ण से योग करेगा मध्य पे हम उसी शा का प्रयोग करेंगे। विसर्ग ने किस स्थान, किस वर्ण से योग किया? चा से योग किया। और चा हम कहाँ से याद करते थे? इचु यशानाम तालु, अर्थात तालु से याद करते थे। तो मध्य पे हमको कौन सा शा लेके आना? तालु सा। तालव्य शा इसी को कहते। आपने देखो मध्य पे तालव्य शा लेकर के आए। चा, फिर आप कहते चा कहाँ से उच्चारित होता? चा हमारा फिर तालु से उच्चारित होता, तो मध्य पे फिर हम तालव्य वाला शा लेकर के आए। ये शा कहाँ से उच्चारित करते थे आप? लृतुलशानाम दंता, दंत से उच्चारित करते थे, तो मध्य पे हम दंतव्य शा लेकर के आए। टा कहाँ से उच्चारित करते हो आप? टा ऋटुरसाणाम मूर्धा, टा हमारा कहाँ से उच्चारित होता? मूर्धा उच्चारित होता, मध्य पे हम मूर्धा वाला शा लेकर के आए। आपने मोटी सी पहचान बनाई पहले नियम से कि विसर्ग यदि किसी स्वर व्यंजन से योग करेगा तो विसर्ग तीनों शा पे परिवर्तित हो जाएगा। और तीनों शा के लिए एक आपने पहचान ये करी कि विसर्ग जिस उच्चारण स्थान के वर्ण से योग करेगा मध्य पे हम उसी शा का प्रयोग करेंगे। अगर तालव्य से योग किया तो हम तालव्य लेकर के आए, दंतव्य से योग किया तो हम दंत वाला लेकर के आए, और मूर्धा का योग किया तो हम मूर्धा वाला वर्ण सा लेकर के आए। लेकिन आपने ये भी तो, आपके दिमाग में एक प्रश्न आएगा कि सातों शा तीन ही होते हैं, तालव्य, दंतव्य और मूर्धन्य। वर्ग तो हमारे 5 होते हैं, तो फिर हम 2 वर्गों को क्यों छोड़ दें? अकुहा विसर्जनाम कंठा, अर्थात कंठ वर्णों को हमने छोड़ दिया। फिर हम उपपद्मानी नाम ओष्ठो, हमने ओष्ठ वर्णों को छोड़ दिया। उसके लिए भी एक छोटी सी बात आप ध्यान रखो कि विसर्ग यदि कवर्ग से योग कर जाए या पवर्ग से योग कर जाए तो मध्य पे सदैव मूर्धन्य सा ही प्रयोग होगा।
इस बात को आप स्टार बना के नोट कर लो। ये बात आपको दिक्कत करती है। आपको चूंकि ये उदाहरण निश्चय, निश्चित, निश्चल, हरिश्चंद्र, दुस्साहस, दुष्ट, ऐसे कई ढेर सारे आप उदाहरण पढ़ते हो, लेकिन जब ऐसी बात आती तो आपके सामने शाह लगाने की समस्या आती। तो आप इस पे निश्चित है कि विसर्ग जब कवर्ग या पवर्ग से योग करेगा तो मध्य पे केवल और केवल मूर्धन्य शाह का ही प्रयोग होगा। आप इसके उदाहरण देख लो। निधन कपट, आप देखो विसर्ग ने का से योग किया तो मध्य पे कौन सा शाह आएगा? मूर्धन्य शाह। शब्द आएगा निष्कपट। निधन कर्म, विसर्ग ने का से योग किया, मध्य पे कौन सा शाह आएगा? मूर्धन्य शाह। शब्द बन गया निष्कर्म। आप एक पवर्ग का भी उदाहरण देख लो, जैसे दूधन प्रभाव, पासे योग किया विसर्ग ने तो विसर्ग के स्थान पर कौन सा सा आएगा? मूर्धन्य सा आएगा। शब्द बनेगा दुष्प्रभाव, दुष्पाप। ऐसे कई से शब्द बनेंगे। अच्छा, जब एक बात आपने ध्यान रखी, ऐसा कोई दुश्चरित आएगा तो कौन सा सा आएगा? ये वाला सा आएगा। दुस्साहस बनाया तो कौन सा सा आया? ये वाला सा आया। आपको तीनों सा के स्थान ध्यान रखने, और जब विसर्ग का वर्ग अपवर्ग से योग करेगा तो मध्य पे सदैव मूर्धन्य सा आएगा। ठीक, आपने एक पहले नियम का अध्ययन किया। एक और इसके बाद दूसरा नियम होता हमारा यदि विसर्ग किसी स्वर या व्यंजन से योग करेगा तो अब विसर्ग के स्थान पर हमारा रा बनेगा। यदि विसर्ग किसी स्वर या व्यंजन से योग करेगा तो हमारी विसर्ग सदैव अब रा पे परिवर्तित होगी। जैसे आप देखो दूधन जन, विसर्ग ने जा से योग किया तो विसर्ग रा बनाया, शब्द बन गया दुर्जन, दुर्बल, निर्जन, निर्बल। आप देख रहे हो, इसका अगर विच्छेद कराएंगे तो दूधन जन, दूधन बल, निधन जन, निधन बल, ऐसे कई से शब्द बनेंगे। जैसे निराशा। मध्य पे यदि रा का प्रयोग मिलेगा तो हम उस पर पहचान करेंगे कि इस पे विसर्ग संधि हो सकती है। विसर्ग ने रा बनाया, इसको विसर्ग को हमने रा को विसर्ग पे परिवर्तित कर दिया। अब रा पे कौन सा स्वर है? बड़ा आ है, इससे अगला पद प्रारंभ कर दिया निराशा, निधन आशा। ऐसे कई से शब्द। आप केवल एक बात ध्यान रखनी कि विसर्ग जब कभी स्वर या व्यंजन से योग करेगा तो ये वाला नियम हमसे कहता है कि विसर्ग को रा पे परिवर्तित कर दो। ठीक, आपने दो नियमों को अच्छे से पढ़ा। एक बार तो विसर्ग का सा पे परिवर्तन हुआ और सा के हमने 5 परिवर्तन देखे, विसर्ग के एक बार रा पे परिवर्तन हुआ। ठीक, आप विसर्ग संधि पूरी की एक छोटी सी महीन सी ट्रिक समझो। ये ट्रिकों की बात लगभग लोग पहले बताते हैं, इसलिए कि चूँकि वीडियो उसका अंत तक देखा जाए। हम अपनी बात ट्रिकों की अंत पे बताते हैं आपको, और हम अपेक्षा करते हैं जब आप वीडियो देखते हो देखते भी पूरा हो गई, ये तय बात है। अभी तो आपकी कई सी हिंदी पे बातें बाकी हैं, बड़ी बड़ी बातें रस छंद अलंकार की जिस समय बात करेंगे तो उस समय भी आपको ये लगेगा कि अब हिंदी पे हम बहुत सहज होते चले जा रहे। दिन प्रतिदिन जब आप, और ज़्यादा बड़ा वीडियो नहीं होता, 10 से 15 मिनट का वीडियो होता, आप उसको निरंतर खाली देखते जाओ और प्रतिदिन देखो, बार बार देखो, आप अपनी हिंदी को ऐसी पुष्टता प्रदान करोगे कि अगर हिंदी का 20 नंबर का स्थान किसी परीक्षा पे होगा तो 20 में शायद ही आप 19 से 18 के अधिकारी ना बनो, नहीं तो पूरे 20 के अधिकारी बनोगे, ये बिल्कुल तय है। जैसे विसर्ग संधि की एक छोटी सी ट्रिक समझो। जब हम आपको उपसर्ग बताएंगे तो हम आपको 2 उपसर्ग पढ़ाएंगे, एक दू उपसर्ग पढ़ाएंगे और एक नी उपसर्ग पढ़ाएंगे। दू के हम आपको 2 रूप बताएंगे, एक तो हम दुर का रूप बताएंगे, एक हम दुष् का रूप बताएंगे। नी के भी 2 रूप बताएंगे, एक निर बताएंगे और एक निश बताएंगे। दू का अर्थ होता बुरा, दू का अर्थ होता दुष्ट, दू का अर्थ होता कठिन। नी का अर्थ होता निषेध, नी का अर्थ होता अभाव और नी का अर्थ होता अनजान।
ये दो उपसर्ग हम आपको क्यों बता रहे हैं, मध्य पे बता रहे हैं, इसलिए बता रहे हैं कि आप केवल इन दो उपसर्गों का ध्यान करो, दु और नी, दुर या दुस के रूप में, निर या निस के रूप में। जब आप किसी भी किताब की विसर्ग संधि का अध्ययन करोगे तो 80 से 85% शब्द केवल इन दो शब्दों से ही बनते हैं। अभी तक आपने जो उदाहरण पढ़े उस पर आप देख लो, हमने बनाया दुष्ट, हमने बनाया दुस्साहस, हमने बनाया निश्चय, हमने बनाया निश्चल, हमने बनाया दुष्पाप, दुष्कर्म, आपने इसके बाद दुर्जन बनाया, निर्जन बनाया, दुर्बल बनाया। अर्थात आप बिल्कुल तय मानो कि विसर्ग संधि के 85% उदाहरण, 100% की बात नहीं करते, 85% उदाहरण केवल इन दो उपसर्गों से तैयार होते हैं। आप अब मन में मोटी सी पहचान रखो, ट्रिक के रूप में ध्यान रखो। यदि मेरी, लोग नहीं कहते जब सब हिरा जाएगी तब ये काम आएगा, तब ये काम आएगा, बिल्कुल काम आएगा, तब केवल विष्णु की हिंदी काम आएगी। अब आप ध्यान रखना, आप दू और नी अपने मन में पहचान बनाओ कि जब हमें कोई सी चीज़ नहीं मिलेगी तो दू और नहीं मिलेगा तो आंख मीच के हम विसर्ग संधि ठोकेंगे, ईश्वर मेरी मदद करेगा और हमारी विसर्ग संधि का उदाहरण बिल्कुल ठीक होगा। और आज आप अपनी जिन किताबों का अध्ययन करते हो उन किताबों में विसर्ग संधि का उदाहरण देखना और फिर उस पर गिनती लगाना। अगर 100 उदाहरण दिए होंगे तो 85 उदाहरण केवल दू और नी के दिए होंगे। तो आप दू और नी के माध्यम से भी विसर्ग संधि को पहचान सकते हो। हालांकि जब आप विस्तृत व्याख्या देखते हो तो हमें पढ़ना विस्तृत रूप से चाहिए, सार टिकें तो बाद में काम आती हैं, लेकिन फिर भी चूँकि मध्य पे बात आई दिमाग में तो आपको ये पहचान के रूप में स्थापित होनी चाहिए। तो दू और नी की बात आपको समझ में आ गई। एक और छोटा सा उदाहरण मिलता है हमको, एक छोटा सा सूत्र होता संस्कृत का, अतो रोर प्लुतात प्लुते। ये कहता है विसर्ग यदि स्वर या व्यंजन से योग होगा तो विसर्ग को आप ओ की मात्रा में परिवर्तित करा दो, ओ की मात्रा में परिवर्तन करा दो। यहाँ पे आने के बाद, ओ की मात्रा में परिवर्तन पे आने के बाद आपके दिमाग में थोड़ी सी एक बात आएगी कि जब हमने गुण संधि पढ़ी थी तो आ का योग उ से कराया था, तब भी तो ओ बनाया था। बिल्कुल सही बात है, होना भी यही चाहिए। लेकिन एक चूंकि नियम आता है, इसको भी आप पहचानो कैसे, ये भी बात बताएंगे। विसर्ग यदि स्वर या व्यंजन से योग करेगा तो ओ की मात्रा पे परिवर्तन हो जाएगा। जैसे शब्द है मनोहर, ओ की मात्रा दिख रही, अच्छा ओ की मात्रा तो दिख रही, लेकिन आप ये कैसे तय करोगे इस पे गुण संधि है कि विसर्ग संधि है? आपने जब थोड़ी देर के लिए इसको आप ये मानो कि ये नकारात्मक है, लेकिन हमें यहाँ पे उदाहरण के लिए समझना है। वहाँ पर ओ की मात्रा हमने कब बनाई थी? आ या बड़े आ का योग ऊ या बड़े ऊ से कराते थे, तब हम ओ की मात्रा का निकालते थे। और संधि पे हमने हमेशा कहा कि आपको सार्थक पदों के बीच में संधि करनी। अगर हम मनोहर शब्द को तोड़ दें, विक्षेप कर दें, मन धन ऊहर, तभी तो ओ की मात्रा बनेगी गुण संधि पे। क्या ऊहर शब्द सार्थक होगा? बिल्कुल नहीं होगा। आप जब आपका ये सार्थकता नहीं मिल रही है तब आप विसर्ग संधि पे आओगे, तब हम कहेंगे मना धन हर। हमने कहा वयोवृद्ध, आप देखो ओ की मात्रा मिल रही, ओ की मात्रा अगर इससे तोड़ दें तो वय धन ओवृद्ध, वय माने तो उम्र होती, वृद्ध माने बड़ा होता, ओवृद्ध का कोई अर्थ नहीं। तब हम इसको विसर्ग संधि पे ले आए, तब हमने कहा वया धन वृद्ध। शब्द है यशोदा, ओ की मात्रा मिल रही। यदि हम गुण संधि से, चूंकि जो चीज़ हम पहले पढ़ते हैं वो चीज़ मेरे दिमाग पर रहती है, अगर हमने गुण संधि पहले पढ़ी तो अगर गुण संधि इसको तोड़ दें तो यश धन उदा होना चाहिए, उदा का कोई अर्थ नहीं। तब हम इसको विसर्ग पे लेकर के आ गए, हमने कहा यशहा धन दा। अब देखो आपको दोनों पद सार्थक मिल गए, यशा माने यश और दा माने देने वाली, बड़े आ की मात्रा मिल रही। अर्थात ये बिल्कुल तय हो गया कि ओ की मात्रा का कोई भी उदाहरण आपकी यदि परीक्षा पे आता है तो हम उसका विच्छेद करने के बाद में ही तय करेंगे कि ये गुण पे जा रहा है या विसर्ग पे जा रहा है। और जब आप हिंदी को क्रमबद्ध तरीके से पढ़ते रहोगे तो आपके पास में शब्द का एक भंडार हो जाएगा, शब्दकोश। तब तो आप देख के ही बताओगे कि इस पर ये संधि होगी। पयोधर शब्द है, एक और उदाहरण आप देख लो, शब्द है पयोधर। अगर हम इसको गुण से तोड़ दें पया धन उधर, तो उधर का कोई अर्थ नहीं, पया माने तो दूध होता है, लेकिन उधर का कोई अर्थ नहीं। हमने पया धन धर, यहाँ धर धारण करने के अर्थ में, दूध को धारण करने वाला। इस तरीके से आपकी ये विसर्ग संधि ओ की मात्रा वाली भी नियम तय होता। एक और छोटा सा नियम होता,
एक छोटा सा नियम ये है कि विसर्ग का योग यदि रा से हो जाएगा, जिस पद के अंत पे विसर्ग मिले और दूसरे पद के प्रारंभ पे रा मिले, तो ये कहता कि विसर्ग युक्त जो शब्द हो, विसर्ग युक्त जो पद हो, उस पर लगने वाला जो स्वर हो, उस पर लगने वाला स्वर दीर्घ में बदल जाएगा। छोटा सा नियम है, लेकिन अच्छा उदाहरण से आपको अच्छा समझ में आएगा। यदि विसर्ग लगा हुआ कोई भी पद है, उस पर लगने वाला जो भी स्वर है वह दीर्घ में बदल जाएगा यदि दूसरे पद का प्रारंभ रा से होगा। आपने इसके कई से उदाहरण शुद्ध पे भी देखे हैं। हम कहते हैं नी धन रोग, विसर्ग युक्त पद नी है और नी पे छोटी लगी, इसको बड़ी पे बदल देंगे, हम कहेंगे नी रोग। आपको शुद्ध जब बर्तनी की शुद्धि बताते हैं तो उस पर नी रोग, इसी कारण से ये वाला सही होता। हमने कहा नी धन रज, छोटी है बड़ी पे भेजना इसको, हमने कहा नी रज। नी रस, इसी कारण से निरोग पे छोटी ई वाला निरोग सही नहीं होता, हमेशा बड़ी ई वाला वो सही होता। इसके बाद में एक और छोटा सा, विसर्ग युक्त कोई भी शब्द है और दूसरे पद का प्रारंभ किसी भी स्वर से हो जाए, किसी भी स्वर से हो जाए तो विसर्ग का लोप हो जाता है, विसर्ग का लोप हो जाता है। जैसे आप एक शब्द खूब प्रचलित शब्द है, हमने कहा अतः धन एव, विसर्ग का ऐसे योग हुआ तो विसर्ग का लोप हो गया, शब्द बन गया अत एव। बहुत अच्छा शब्द है। इसी तरीके से आपने विसर्ग संधियों को अच्छे से पढ़ा, फिर भी यदि आपका कोई भी उदाहरण रहता है तो आप उसको कमेंट पे छोड़ दीजिएगा। यहाँ पर हम अपनी संधियों की बातों को विराम देते हैं। अगले वीडियो पे हम समास का प्रारंभ करेंगे और समास से भी पहले एक बार जो कारक का भी प्रश्न आता है उसको भी तय करेंगे, क्योंकि कारक पढ़ने के बाद में हमारे समासों की विद्या आसान हो जाएगी। तब हम समासों को, आप किसी भी किताबों से समास का एक पूर्व अध्ययन कर लेना, एक मन में आपके दिमाग में डायग्राम बन जाए, फिर हम अगले वीडियो पर समास की बात करेंगे। धन्यवाद। कितने मिनट हो गया?